हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है इंटरफेरेंस इन फ्लेम फोटोमेट्री। और फ्लेम फोटोमेट्री है जिसको अपन फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इंटरफेरेंस यानी कि बाधा है कि जैसा कि हम मानते हैं कि जो एटम हमें फ्लेम में प्राप्त होना चाहिए फ्रीली, ताकि वो एनर्जी प्राप्त करके रेडिएशन इमिट कर सके और हम उसको उस होने वाले रेडिएशन जो इमिट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को रीड करके उसका एलिमेंट को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर सकें। लेकिन आइडियली जो हम कल्पना करते हैं वो होता नहीं है। यहाँ पे देयर आर सेवरल इंटरफेरेंसेस इन फ्लेम फोटोमेट्री, यानी बहुत सारी बाधाएं होती है अलग अलग तरह की कि जो उन एटम्स को इस फ्लेम में उत्पन्न होने से रोकता है। Various factors may affect the flame emission of a given element and lead to interfere with the determination of the concentration of a given element. There are various kinds of interferences such as spectral, background emission, chemical, self-absorption, ionization interference due to anion and solution property. हम वन बाई एक एक डिस्कस करते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ भी उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम लेते हैं स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस जैसा नाम है स्पेक्ट्रल, यानी कि उन एलिमेंट के एटम्स के द्वारा उत्पन्न होने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ से संबंधित है। क्या है इसको हम एग्जांपल और से भी देखते हैं क्या है। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस इज इनकाउंटर्ड व्हाइल आइसोलेटिंग द डिजायर्ड रेडिएंट एनर्जी, द लाइन इमिशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिटरमाइंड and those due to interfering substances are of similar wavelength. For example, iron line at 3 to 4.728 nanometer overlap with the copper line at 3 to 4.754 nanometer, and the other iron line at 285.213 nanometer overlap the magnesium line at 285.212 nanometer. This type of error can be overcome by removing the effect of interfering line by using calibration curve which are prepared from a solution having similar quantities of interfering element. इसका मतलब ये समझते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस है हम कैसे, जैसे कि किसी भी आयरन को हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर उस आयरन के साथ उस सैंपल में कॉपर भी हुआ या मैग्नीशियम भी हुआ तो वो इंटरफेयर करेंगे। कैसे करेंगे कि आयरन भी एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है या इमिट कर रहा है वेवलेंथ 3 to 4.728, वैसे की वैसे कॉपर भी इमिट कर रहा है। तो आप एस्टिमेट तो आयरन को कर रहे हो, लेकिन साथ का साथ में कौन होगा, कॉपर भी होगा। सिमिलरली आयरन की 285.213 की इमिट हो रही है, उसी के साथ अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो वो भी 285.214। तो यानी कि जो उसकी कंसनट्रेशन होगी एक्चुअल उससे हमें ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी मिलेगी। जिसको हम कहते हैं एक तरह से स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, यानी कि जिस एलिमेंट का हमें एस्टिमेट करना हो, अगर उसके साथ जो उपस्थित एलिमेंट और भी कोई इम्प्योरिटीज़ में या किसी भी वजह से है वो और वो अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम, रेडिएशन की वेवलेंथ सेम है, तो इस तरह का इंटरफेरेंस होता है। अब इसको दूर कैसे किया जाता है। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस में भी एलिमिनेटेड बाय इम्प्रूविंग रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नंबर वन तो हम इंस्ट्रूमेंट को रिजोल्यूशन यानी कि अलग अलग वेवलेंथ को और ज़्यादा छोटी छोटी नैरो वेवलेंथ को वो सेपरेट करते हैं बाय द यूज ऑफ प्रिज्म rather than filter or by using monochromators. However, if the interference cannot be totally obviated by increased resolution, it can be eliminated by alternatively selecting other spectral line or by prior removal of foreign element by solvent extraction और आयन एक्सचेंज। यानी कि उसको या तो मोनोक्रोमेटर से रिजोल्यूशन बढ़ा के, उससे नहीं कर पाए तो हम अदर स्पेक्ट्रल लाइन चूज़ कर लेंगे, यानी कि जो हमें दे रही उसको नहीं, इम्प्योरिटीज़ कौन है उसके अलावा हम देख लेंगे। तीसरा तरीका है कि उस फॉरेन एलिमेंट को ही रिमूव कर दिया जाए, किसके द्वारा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या आयन एक्सचेंज के द्वारा। ये था हमारा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। अब हम दूसरी बात करते हैं बैकग्राउंड इमिशंस। बैकग्राउंड यानी कि ऑलरेडी उसमें फ्लेम में प्रेजेंट। Interference may arise from the emission band spectra produced by molecule or molecule fragments present in the flame gases. For example, band spectra due to hydroxyl and cyanogen radical arises in many flames. Background effect can be also caused by light scatters. The degree of scatter is inversely proportional to the fourth power of radiant wavelength.
Hence, the background effect due to scatter interference at higher energy wavelength in the UV region between 185 to 239 Nm region. Such interference can be eliminated by using blank solution. In practice, care should be taken to select an absorption line which does not correspond with the wavelength due to एनी मोलिकुलर बैंड. यानी कि हम एस्टिमेट इसमें किसमें एलिमेंट का कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लेम में मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसके, उन गैसेस से जिससे हम फ्लेम टेम्परेचर प्राप्त करें. जैसे साइनोजन है, हाइड्रोक्सिल बन रहा है, उसमें साइनोजन रेडिकल बन रहा है फ्लेम में, हमने देखा भी था मैकेनिज्म में. तो वो जब खुद स्वयं रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेवलेंथ और जिसका हमें एस्टिमेट करना उनकी दोनों की सेम है, तो हमें इस तरह का बैकग्राउंड इमिशन मतलब बैकग्राउंड इंटरफेरेंस मिलेगा. और ये जैसे जैसे वेवलेंथ घटती जाएगी या जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इस तरह का परेशानी या इस तरह की इंटरफेरेंस बढ़ता जाता है. तो इसका इन्होंने क्या कहा कि इन प्रैक्टिस केयर शुड बी टेकन सेलेक्ट एब्जॉर्प्शन लाइन विच डज नॉट कोरस्पॉन्ड, यानी कि वो वेवलेंथ उससे मिलती जुलती नहीं हो जो कि मॉलिकुलर कंपाउंड्स के द्वारा या मॉलिकुलर बैंड से प्राप्त होती है. इसी में सेल्फ एब्जॉर्प्शन. इन सेल्फ एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन इज फॉलोड बाय द लॉस ऑफ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एज इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल position or to a lower energy level. If some of the radiant energy is self-absorbed, the strength of the spectral line is weakened. This effect is more pronounced for resonance lines, particularly those arising from the lowest excited levels. At low concentration, such phenomena are significant. यानी कि किसी एटम ने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, वो वेवलेंथ एक्साइटेड गया, एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट आता, वो वापस वो एनर्जी वो रेडिएशन आएगा. तो वो रेडिएशन किसी और एटम से उसी लेवल में या लोअर एनर्जी लेवल से, तो वो एनर्जी उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, सेल्फ एब्जॉर्प्शन. तो जो मिलने वाला सिग्नल होगा वो वीक मिलेगा. और ये ऐसी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन पे ज़्यादा परेशानी करती है. अगली बात करते हैं केमिकल इंटरफेरेंस. द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड केमिकल जैसे नहीं केमिकल की, द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट गैसेज एटम विच इज बेसिस ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री may be inhibited by two main forms of chemical interference. यानी कि जो फ्लेम में मोलिक्यूल्स है जिसको हम फ्लेम में टेम्परेचर दे रहे हैं, जिससे एटम्स बन रहे हैं गैस स्टेट में, वो किस तरह से केमिकल इंटरफेरेंस यानी कि कैसे वो दूसरे केमिकल्स कंपाउंड्स बना लेंगे वो जो कि स्टेबल होंगे, जो हमें इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे, stable compound formation. This lead to incomplete dissociation of the substance to be analyzed when placed in the flame, or it may arise from the formation of within the flame of refractory compound which fail to dissociate into constituent atoms. जैसे इसके क्या एग्जाम्पल, determination of calcium in the presence of sulfate or phosphate, formation of stable refractory oxide by aluminum, titanium and vanadium. Chemical interference can be overcome by one of the following. यानी कि फ्लेम में अगर जैसे ऑक्सीजन मिल है ऑलरेडी, ऑक्सीजन एयर और फ्यूल है, ये फ्यूल है ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम टाइटेनियम वेनेडियम होंगे तो क्या बना देंगे, उनके ऑक्साइड बना देंगे. उनको हमें ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो आपको दिक्कत आई. इसी तरह से कैल्शियम अगर फॉस्फेट के रूप में है, सल्फेट के रूप में है, तो स्टेबल कंपाउंड है, तो आप उसको डिसोशिएट करने में, एटोमाइजेशन में आपको परेशानी आती है. तो इसको हम किस तरह से रिमूव करें इस परेशानी को, तो increase in the flame temperature often lead to the formation of free gases atom. For example, aluminum oxide is more readily dissociated in an acetylene nitrous oxide flame than it is in the acetylene air flame. A calcium aluminum interference arises from the formation of calcium aluminate can also be overcome by working at higher temperature of the acetylene nitrous oxide flame. यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे टेम्परेचर हमने क्या किया, एसिटिलीन एयर की फ्लेम की जगह हमने क्या ले लिया, एसिटिलीन नाइट्रस ऑक्साइड. तो एसिटिलीन नाइट्रस हमने टेम्परेचर पहले देखा है अलग अलग कि ये फ्यूल हो या ऑक्सीडेंट हो तो कितना टेम्परेचर, इससे आपको टेम्परेचर फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आसानी से डिसोशिएशन हो जाएगा. ए कैल्शियम एल्यूमिनियम इंटरफेरेंस अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट कैन आल्सो बी ओवरकम बाय वर्किंग एट हायर टेम्परेचर ऑफ एन एसिटिलीन नाइट्रस ऑक्साइड पर. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी हम इस परेशानी को दूर कर सकते हैं. दूसरा, बाय द यूज ऑफ रिलीजिंग एजेंट. ये कैसे, कंसिडर रिएक्शन, हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, मेटल है, उसका कोई कंपाउंड एक्स एनायन है, उसको हम आर यानी कोई भी रिलीविंग एजेंट है
उसके साथ रिएक्शन कराते थे, क्या हुआ यहाँ पे मेटल फ्री हो गया और आर के साथ जो हमने रिलीजिंग एजेंट लिया उसके साथ उसका एनायन के साथ कंपाउंड बन गया. एक्सेस ऑफ रिलीजिंग आर विल लीड टू एन इनहांस कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज मेटल एटम्स. एम सीधा रिएक्शन में एक तो इससे मिलेगा हमें, इस रिएक्शन में इधर साइड से एम से, दूसरा एम ऑलरेडी रिलीज हो रहा है. दिस विल बी ट्रू इफ द प्रोडक्ट आर एक्स इज स्टेबल कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जो बन रहा है आर एक्स वो स्टेबल होना चाहिए. थस इन द डिटर्मिनेशन of calcium in presence of phosphate, the addition of an excess strontium chloride or lanthanum chloride to the test solution will lead to the formation of strontium and lanthanum phosphate. Calcium can then be determined in the acetylene air flame without any interference due to phosphate. आप इसका मतलब समझ गए होंगे. कैल्शियम का फॉस्फेट है तो हम इसको किसके साथ रिलीविंग एजेंट क्या लिया हमने, स्ट्रोंशियम क्लोराइड या लैंथेनम क्लोराइड. तो इन्होंने क्या बनाया, स्ट्रोंशियम फॉस्फेट और लैंथेनम फॉस्फेट जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है. अब क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड जो कि आसानी से एसिटिलीन एयर फ्लेम में डिसोशिएट हो सकता है और एटोमाइजेशन हो सकता है. इसी तरह से इसमें हम दूसरा तरीका में, द एडिशन ऑफ ईडी टू कैल्शियम सॉल्यूशन बिफोर द एनालिसिस में इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ सब्सिक्वेंट फ्लैम spectrophotometric determination. This is due to the formation of an EDTA complex of a calcium which is readily dissociated in the flame. यानी कि हमने कैल्शियम है तो हमने उसको साथ EDTA के साथ, कैल्शियम कोई सॉल्ट उसको EDTA के साथ अभिक्रिया करी तो तुरंत स्टेबल कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो आसानी से डिसोशिएट हो जाता है फ्लेम में. तो इस तरह से हमने इसी तरह से और मेथड है हमारी दूसरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनालाइट. जो हमारा एनालाइट है उसको हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी उसको सोलवेंट के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर देते, उसको बाहर निकाल लें. और ऑफ द इंटरफेयरिंग एलिमेंट इज एन ऑब्वियस मेथड ऑफ ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस. रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द इंटरफेरेंस एंड इक्वली क्वांटिटेटिव सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में बी कैरिड आउट सो एज टू आइसोलेट द सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम इंटरफेयरिंग सब्सटेंस. यानी कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से जिसका हमें अध्ययन करना है उसको हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया. दूसरा तरीका हमारा ये हो गया इस तरह से. इसी तरह से और हमारा क्या इंटरफेरेंस हो सकता है, आयनाइजेशन, जो किस में आएगा, केमिकल इंटरफेरेंस. आयनाइजेशन में समझ गए कि आयन बन जाना, और आयन बन जाएगा तो आयन तो हमारे लिए कोई काम का ही नहीं है. उसको हम कैसे रोकें और क्या होता है. आयनाइजेशन काज सीरियस इंटरफेरेंसेस. आयनाइजेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट गैसेज एटम विद इन ए फ्लेम, यू कैन अंडरस्टैंड. मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया, आयन. विल रिड्यूस द रेडियंट पावर और इंटेंसिटी ऑफ इमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रा. जब आयन बन जाएंगे तो रेडिएशन इमिट ही नहीं करेंगे तो इंटेंसिटी नेचुरली रिड्यूस होगी. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू यूज ए फ्लेम ऑपरेटिंग एट द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. पहले हम टेम्परेचर बढ़ाने की बात करें तो हम टेम्परेचर, अगर आयनाइजेशन की प्रॉब्लम है क्या करेंगे, घटा दें. थस द हायर टेम्परेचर ऑफ एन एसिटिलीन एयर और ऑफ एन एसिटिलीन नाइट्रिक ऑक्साइड फ्लेम में रिजल्ट in the appreciable ionization of elements such as the alkali metals and the calcium, strontium and bariums. यानी कि फ्लेम टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका आयनाइजेशन हायर टेम्परेचर पे हो जाता है. द आयनाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट टू बी डिटरमाइंड may also be reduced by the addition of an excess of an ionization suppressant. The analyte, for example, a solution containing potassium ion at the concentration 2000 milligram per decimeter cube या ppm, added to a solution containing calcium, strontium or barium ions, create an excess of electron when the resulting solution is nebulized into a flame, and this has the result that the ionization of metal to be determined is virtually completely suppressed. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं वो किसी और एटम के साथ काम आ जाएंगे तो वो आपके इंटरफेयर नहीं करेगा. इसी तरह से हम बात करें, चौथा है हमारा केटायन इंटरफेरेंस. इट हैज़ बीन जनरली ऑब्जर्व्ड विद हायर टेम्परेचर फ्लेम दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइन फॉर वन केटायन इनहांस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर. यानी कि ऐसे हो मेटल एटम या ऐसे एलिमेंट के एटम्स अलग अलग जिनके द्वारा उत्पन्न होने वाली फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम हो तो नेचुरल इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. दिस इज इनहांसमेंट रिजल्ट फ्रॉम द डिक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ द कैटायन बीइंग स्टडीड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कैटायन. द बेस्ट एग्जांपल इज द डबलिंग ऑफ लाइन इंटेंसिटी ऑफ रुबिडियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
potassium ion. Cation interference invariably decrease the signal intensity of the element present in the sample. For example, aluminum interferes with the calcium and magnesium. Also, sodium potassium have cation interference on one another. The addition of radiation buffer to both the sample and standard minimize the cation interference. The buffer consists high concentration of potentially interfering आयंस, यानी कि सोडियम के साथ पोटेशियम उपस्थित होगा, या एल्यूमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ होगा, या रुबिडियम पोटेशियम के साथ होगा. ये क्या है कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइन्स इमिट करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा. अगला हमारा एनायन इंटरफेरेंस. द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनायन इन ए सॉल्यूशन में अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ radiation emitted by an element and result in serious analytical error. Anions such as sulfate, phosphate, oxalate, and aluminate may affect the intensity of radiation emitted by an element. For example, calcium in the presence of phosphorus ion is apparently forms a stable substance. So the calcium signal is depressed because it will not decompose so easily, resulting in the production of lesser atoms. Similarly, a given concentration of barium sulfate dissociate produce low emission intensity than the same concentration of barium chloride, because barium chloride dissociate more easily than barium sulfate. In some cases, the anion forms compound with the cations which slowly volatilize at the flame temperature and thus reduce the concentration of the cation available for the excitation. Radiation buffer does help in minimizing this effect. If it is of all small magnitude, for this interface anion is replaced by another by passing solution through an anion exchange column and also by using precipitating reagent. If the effect is great, the use of releasing agent is also recommended. The action of these agents is twofold. One, a firm combination with the interfering ions. Zirconium or lanthanum combines with the interfering phosphate ion in calcium analysis, making calcium available for the excitation. इस तरह का एग्जाम्पल पहले ही देख चुके हैं शुरू में केमिकल इंटरफेरेंस में. Similarly, the interfering anion is displayed by forming a stable complex with cation. EDTA forms a stable and volatilized complex with calcium. Anion interference can also be removed by using calibration curve, which are prepared with the same anion at the same concentration in the standard solution as that found in the sample. यानी कि वही हम जैसे लिथियम क्लोराइड या ADTA इस तरह का रिएजेंट यूज़ करके हम उनके वहाँ पे पहले हम केटाइन की बात कर रहे हैं, हम इसी को एनायन रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, या इन इंटरफेयरिंग के रूप में हमें कैलिब्रेशन कर्व बना रहे हैं, यानी कि इन इंटरफेयरिंग का इफेक्ट हमसे बराबर हो जाए. इस तरह से हम एनायन इंटरफेरेंस को दूर करते हैं. छठा है हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन इंटरफेरेंस. This type of interferences arises due to the formation of stable oxides with free metals atom if oxygen is present in the flame. Thus, the emission intensity is lowered because a large percentage of free metal atoms have been removed from the flame. Alkaline earth metals are subject to this type of interference. Oxide formation interference can be overcome by either using very high temperature flames or to dissociate the oxide producing free atoms for excitation, or by using oxygen deficient environment to produce excited atom. ठीक है ना. ऑक्साइड फॉर्मेशन यानी कि जो एल्कली अर्थ मेटल है वो फ्लेम में ऑक्सीजन होने की वजह से बर्न फ्यूल ऑक्सीडेंट के उनके साथ ऑक्साइड बनाता है जो कि स्टेबल होते हैं. उनको ब्रेक करने में हमें हायर टेम्परेचर की ज़रूरत हो, यानी हम कैसे भी करके या तो ऑक्सीजन नहीं हो ऑक्सीडेंट या हायर टेम्परेचर में देना पड़ेगा. इसी तरह से अगला है हमारा इंटरफेरेंस ड्यू टू फॉरेन एलिमेंट्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटरफेरेंसेस डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ मोनोक्रोमेटर, source temperature and the concentration ratio between the contaminant and the element salt. Emission lines for lithium, sodium and potassium appear far apart. Thus the filter is able to do away with the interference of any two during the analysis of the third element. Interference due to calcium and strontium in the analysis of both sodium lithium has to be minimized by using good quality of monochromator, because the vicinity of the lines of these elements with the increase in flame temperature additional line of metals appear, and also other elements present get excited and start emitting radiation. This require a quality monochromator system. लगभग मिलता जुलता ही, जैसे हमने पहले बात की इंटरफेरेंस नाम हमने अलग दे दिया,
इंटरफेरेंसेस ड्यू टू फॉरेन एलिमेंट, यानी दूसरे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, वो भी अपना रेडिएशन इमिट कर रहे हैं और जिसका हमें एस्टिमेट करना है वो उसके साथ साथ और भी लाइन्स या उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से हमारा अगला है इंटरफेरेंसेस ड्यू टू सॉल्ट्स एंड एसिड्स। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंड एसिड्स का जैसे कि मोर देन 0.1 मोलर HNO3, H3PO4, H2SO4, कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट, lower the metallic emission intensity. Use of a releasing agent or protective chelating agent circumvents this type of interference. Another one is matrix effect. Matrix effects are predominantly physical factors which influence the amount of sample reaching the flame and are relatively related to viscosity, surface tension, density, vapor pressure and volatility of the solvent used to prepare the test solution. If a series of standards to be compared with the test solution, it is essential that the same solvent should be used for each and the solution should not differ widely in their bulk composition. This procedure is commonly termed matrix matching. Solution properties like vapor pressure and surface tension influence the droplet size. The use of lithium chloride eliminate this effect. Non-ionic surfactant also useful in increasing the surface tension of the solution. यानी ये मैट्रिक्स इफेक्ट इज टोटली रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट हम काम में ले रहे हैं, जो उसकी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, वेपर प्रेशर है, वो ही सैंपल के लिए हो या बल्क के लिए, सारे के लिए सेम हो, ताकि हमें इन इफेक्ट, क्योंकि ये क्या करते हैं, ड्रॉपलेट की साइज इफेक्ट करते हैं। ड्रॉपलेट की साइज इफेक्ट होगा तो एटोमाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। इस तरह के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लिथियम क्लोराइड भी मिलाते हैं। और लास्ट वन इज द इंटरफेरेंसेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन। कंसिडर एन एग्जांपल इन एन acetylene air flame with a higher concentration of sodium chloride will absorb radiation at wavelength 213.9 nanometer, which is the wavelength of a major zinc resonance line. Hence, the sodium chloride would interfere in the determination of zinc under these conditions. Such interferences can be avoided by choosing a different lines or by using a hotter flames, resulting in an increase in the operating temperature, thus leading to dissociation of interference molecules. ये भी लगभग मिलता जुलता ही है पहले वाला, कि अगर आप सोडियम क्लोराइड है, हायर फ्लेम टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर पे क्या है, ये 213.9 नैनोमीटर का रेडिएशन इमिट करता है, और यही रेडिएशन कौन इमिट करता है, जिंक। दोनों के क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो उसमें उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस जनरेट करने लग गया। तो ये सारे तरह के मोटे मोटे रूप से इंटरफेरेंसेस हैं। और इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटल एरर्स भी होती है। क्या मतलब, क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का, फॉर गेटिंग ए रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स a stable flame is required, which is in turn depend upon the reproducibility of flow rate of the fuel and the oxidant within 1%. Pressure regulation and flow gauge help stabilize the flame. The fluctuation of the detector and the amplifier leads to analytical error. The atomizer should also work in reproducible manner. For this, sample or standard is introduced at a constant rate and a droplet of constant size. Thus, clogging of the capillaries must be avoided. यानी कि ये तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से था, ये स्वयं इंस्ट्रूमेंट की वजह से था। यानी कि इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसी एरर नहीं हो कि मतलब उसमें कोई कैपिलरी में जो सैंपल ऊपर जाता है, अफ्लिप्ट होता है, तो कैपिलरी क्लॉगिंग ना हो, प्रेशर एक जैसा रहो, फ्लेम टेम्परेचर एक जैसा रहे, डिटेक्टर में जैसे पावर फ्लक्चुएशन नहीं होवे, अगर ये सभी चीज़ें भी अगर होती है तो वो आपके रिजल्ट के रिप्रोड्यूसिबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो जो हमने इंटरफेरेंसेस इन फ्लेम फोटोमेट्री की बात की, ये इंटरफेरेंसेस सारे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी है, क्योंकि उसमें भी एटोमाइजेशन होते हैं। सब कुछ एटोमाइजेशन डिपेंड करता है, उसमें एटम बाहर से रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है। इसमें हमारा फ्लेम के टेम्परेचर की वजह से उसका एटोमाइजेशन, तो उसमें अगली स्टेप, लेकिन मेन स्टेप तो एटॉमिक एस में भी एटोमाइजेशन ही है। तो जो इंटरफेरेंसेस फ्लेम फोटोमेट्री में है वो के सारे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी होंगे, और उनको रिमूव करने के तरीका भी दूर। दोनों का इंस्ट्रूमेंटेशन अलग है, प्रिंसिपल भी हमने देखा लगभग सेम है, उनकी एप्लीकेशन भी लगभग सेम है। थैंक यू। आगे